नमस्कार। शिक्षा या शैक्षणिक संस्थान किसी भी देश और समाज के लिए किसी विचारधारा, किसी सरकार, किसी नेता या किसी एक जाति, धर्म, भाषा के लिए नहीं होते। असल में किसी भी देश और समाज की सबसे बड़ी बुनियाद उस देश की शिक्षा होती है। कलम और किताब को हर किस्म की बंदिश और हर किस्म के खांचे और ढांचे से आजाद रखना किसी भी समाज के लिए जरूरी होता है। और बात जब आधुनिक समाज की हो, दुनिया ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान से चल रही हो, तो ऐसे वक्त में किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा नुकसान यही होगा कि उस देश के शैक्षणिक संस्थान किसी नेता के गुलाम बन जाएं, किसी एक विचारधारा के केंद्र बन जाएं। मेरिट, गुणवत्ता और तमाम चीजों को किनारे करके एक ही रंग में अगर किसी भी विश्वविद्यालय को रंगा जाए, किसी देश की शिक्षा व्यवस्था को एक विचार में रंग दिया जाए, तो वो देश और समाज बर्बाद होने में बहुत वक्त नहीं लगाएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बातें किस संदर्भ में कही जा रही है। असल में ये बातें आज के हालात में देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हो रहे हमले, उसके एक विचारधारा के रंग में रंगे जाने और शिक्षा की बर्बादी से जुड़ा हुआ है। मौजूदा वाकया एक दो प्रसंग का है। मैं खुद, चूंकि आप लगातार मुझे सुनते देखते रहे हैं, तो शायद आपको अंदाजा होगा कि देश के हाकिम ने अपने चुने हुए आरएसएस की विचारधारा के कुलपति, प्रिंसिपल, प्रोफेसरों को एक निर्देश दे रखा है कि जो हमसे सवाल करता है, जो हमारे ऊपर सवाल खड़ा करता है, चाहे वो वैचारिक सवाल हो, चाहे वो सांस्थानिक सवाल हो, जो संविधान की बात करता है, उसे नौकरी से निकाल दो, उसे परमानेंट ना होने दो। इसलिए आप देख रहे होंगे मेरे नाम के आगे लिखा पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि 14 साल जिस विश्वविद्यालय में हमने पढ़ाया, संजय शर्मा जी के साथ आपने इंटरव्यू इसी चैनल पर मेरा देखा होगा। 14 साल 14 बैच को पढ़ाया, मेरिट के दम पर पहुंचे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की, दर्जनों लेख हैं, पब्लिकेशन है और एकेडमिक डिसिप्लिन को पूरा निभाया। लेकिन हां, उन विश्वविद्यालयों के भीतर से लेकर उन विश्वविद्यालयों की चार दीवारी के बाहर जो वैचारिक हमला शिक्षा पर हो रहा है, जो संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, देश और समाज के सामने जो चुनौती है, एक प्रोफेसर के साथ साथ अगर एक जिंदा नागरिक होने का धर्म निभाते हुए हमने जब उस पर पढ़ना, लिखना और बोलना शुरू किया, तो मुल्क के हाकिम को यह पसंद नहीं आया। उसने नौकरी छीन ली हमारी। मगर ये नौकरी तो अपने दम पर हासिल की गई थी, कम से कम सच बोलना तो हमारी जिम्मेदारी और हम वो निभाएंगे। और जुल्म के इस दौर में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, शिक्षा के भगवाकरण पर बताना चाहते हैं, शिक्षा के बेचे जाने पर, शिक्षा के एक विचारधारा के रंग में रंगे जाने पर। आइए सिलसिलेवार समझते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि आज के समय इस देश की शिक्षा व्यवस्था अपने सबसे खतरनाक दौर में जा रही है। एक प्रसंग से शुरू करता हूं। पहला प्रसंग यह है कि आपको पता चला या नहीं, देश भर में विश्वविद्यालयों के भीतर, डिग्री कॉलेजों के भीतर एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। सेल्फी पॉइंट, समझ रहे हैं ना? और इस सेल्फी पॉइंट में इस देश के जल्ले इलाही, शहंशाह हिंदुस्तान, इस देश के हाकिम, इस देश के वजीर आजम, इस देश के प्रधानमंत्री की आदम का तस्वीर लगी होगी, उनके आगे उनके नारे लिखे होंगे और प्रोफेसरों, विद्यार्थियों और वाइस चांसलर, प्रिंसिपल को अब उन तस्वीरों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करके उनका प्रचार करना होगा। आज की तारीख में अब विश्वविद्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता, उनके पद के लिए प्रचार नहीं है। अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के समय तमाम लोग अब सेल्फी खिंचाकर लगाएंगे। आप ये सवाल अगर पूछेंगे कि विश्वविद्यालयों में
छात्र शिक्षक अनुपात में क्या सारे शिक्षक स्थायी नियुक्ति के हैं? जिन स्कूलों में जितने विद्यार्थियों पर जितने शिक्षक होने चाहिए क्या उतने शिक्षक हैं? क्या प्रोफेसर उतने हैं? अगर सबकी भागीदारी की बात करें, और विश्वविद्यालय चूंकि वैश्विक ज्ञान के केंद्र होते हैं, उनके नाम में लिखा हुआ विश्वविद्यालय, ग्लोबल नॉलेज के केंद्र होते हैं वे। वहां पर विमर्श होता है, वहां पर वाद विवाद संवाद होता है, और उन संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर विचार, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर क्षेत्र के लोग एक विश्वविद्यालय परिसर में बैठते हैं, और कोई असहमत भी होता है तो उससे संवाद होता है। एक किताब होती है, अगर उससे कोई असहमत हुआ तो वो दूसरी किताब लिखता है। एक लेख से कोई असहमत हुआ तो वो दूसरा लेख लिखेगा, और समाज इस तरह से आगे बढ़ता है। और उस विश्वविद्यालय को, ग्लोबल नॉलेज के केंद्र को कैसे हमला किया जा रहा है? सेल्फी पॉइंट में बदला जा रहा है। एक, अब दूसरा उदाहरण समझिए, एक विचारधारा के लोगों की नियुक्ति हो रही है, और आरएसएस के कैडर, और मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति जो कल तक दूसरे किसी खेमे में हुआ करते थे, लेकिन तमाम तरह से वो विश्वविद्यालय के कुलपति बने, तो उस विश्वविद्यालय के कुलपति की तमाम तस्वीरें आप देखेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दिन हिंदू अध्ययन केंद्र बना। विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति हवन कराते हुए एक सिलेबस के खोले जाने का शुरुआत कर रहा है। यज्ञ में संविधा डाली जा रही थी, और उस संविधा के बाद प्रसाद वितरण किया चंदन टीका लगाकर। बुरा इसमें नहीं है कि देश इंडिया है, भारत के, अगर प्रोफेसर भारत के कुलपति अगर ये कर दिए तो बुरा क्या है? लेकिन बुरा तब है जो बाकी किसी मान्यता को वो चुन चुनकर उन विश्वविद्यालयों से बाहर कर रहे हैं। जो आरएसएस की शाखा में नहीं जा रहा, उसका प्रोफेसर बनना मुश्किल हो गया। आप बीए करे हो, एमए करे हो, नेट पीएचडी जेआरएफ किए हो, पीएचडी होल्डर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, रिसर्च पेपर पब्लिश किए हो, आप बुक लिखे हो, रिव्यूज लिखे हो, सेमिनार में पार्टिसिपेट किए हो, एक अच्छे स्कॉलर हो, तब आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर संघ की शाखा में आपका नाम नहीं है तो आप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नहीं बन सकते। जैसे मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल खुद आरएसएस के शिक्षक विंग का पदाधिकारी है, दिल्ली प्रदेश का। तो कोई आरएसएस का पदाधिकारी होकर अगर विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन सकता है, तो कोई आरएसएस विरोधी भी तो उस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन सकता है, अगर वो मिनिमम एलिजिबिलिटी को फॉलो कर रहा हो। और पहले भी ऐसा होता रहा। एक जमाने में कांग्रेस के लोग, एक जमाने में लेफ्ट के लोग विश्वविद्यालय, कोई स्वर्ण युग नहीं था उच्च शिक्षा में, और वो लोग भी अपने मुताबिक भरते थे। लेकिन अगर वो लोग यह देखकर नियुक्ति किए होते कि एक भी आरएसएस वाले को विश्वविद्यालय में नहीं आने देना है, तो आज ये जो रिटायर होने के मुहाने पर खड़े हैं, प्रोफेसर और वाइस चांसलर बन गए, इनकी नियुक्ति तो कांग्रेस के सरकार में हो गई या किसी और सरकार में थी। ये शिक्षा का भगवाकरण सबसे खतरनाक दौर में जा रहा है। और सोचिए आप ना, क्या आप इस देश में एक ही विचार रहेगा? क्या इस देश में अब उस विचार से असहमत लोगों को नौकरी छीन ली जाएगी केवल इसलिए क्योंकि आप उस विचार से, जो सरकार का पैरोकारी करता है, अगर उससे आप नहीं बनेंगे तो शिक्षा का सिलेबस वैसा बनेगा? और अब तीसरे पॉइंट में यहां से समझिए, और इस बात को फिर से मैं कह रहा हूं, एक जमाने में इस देश में आंदोलन इस बात के लिए हुए कि शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरिट की हत्या हो जाएगी। और आज हम इस देश के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि देश के विश्वविद्यालयों में आरएसएस के कैडर को, और दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग तो यहां तक चर्चा कर रहे हैं कि पैसा लेकर नौकरी बांटी जा रही है। आरएसएस कैडर का प्लेसमेंट सेंटर बन गया है विश्वविद्यालय, देश भर के विश्वविद्यालयों में। अब इस सब से साख गिर रही है, समाज का नुकसान और मेरिट का नुकसान नहीं हो रहा है इस देश में? क्या इस देश की जनता इस बात को लेकर कि जागरूक नहीं होगी? 5 किलो अनाज 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, यह सबसे बड़ा विकास का पैमाना है, और आप इसी में खुश हैं। दुनिया में डंका बज रहा है, आपके शिक्षा व्यवस्था पर क्या खतरा है? और अगर इसको हम नहीं आपको बताएंगे तो गांव गांव में बैठ करके आपको पता कैसे चलेगा कि आपके देश के विश्वविद्यालयों और स्कूलों में क्या हो रहा है? सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का भोजन करने के लिए लाचार और बेबस बना दिए गए नागरिक, उन्हीं के बेटा बेटियां जाते हैं। जिसके जेब में 2 रुपया भी बचता है, अगर उसकी क्षमता है तो वो अपने बेटा बेटी को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा ताकि उसे अच्छी शिक्षा मिले।
तो एक सरकारी स्कूल में पढ़े व्यक्ति और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े व्यक्ति, दोनों क्या एक फेयर कंपटीशन कभी कर पाएंगे? तो समाज तो बट गया साहब। और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बेटा बेटियों को, उनके मां बाप को लेकर के किसी की चिंता नहीं है। और यही काम अब उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए हो रहा है। 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड पर चला जाएगा, स्वयं ऐप से बनेगा। क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत अगले 15 सालों, अगले 20 सालों में 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज को खत्म करके, क्लोज करके या दूसरे डिग्री कॉलेज में मर्ज करके केवल कम करके 15,000 पर ले आना, 45,000 को 15,000 में। जिस समय समाज और देश में बड़े बड़े नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलने चाहिए, उस समय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे हैं। क्या इस देश और समाज को इस बात की चिंता नहीं है? इसलिए हम आपको यह बात आज बहुत जरूरी विषय आपसे साझा करने वाले। कोई नेता इस पर नहीं बोलेगा, हम चाहते हैं कि आप बोलिए। हम चाहते हैं कि आप कम से कम कलम और किताब को विचारधारा और नेता से मुक्त तो रखिए। हर विचार को वहां पढ़ाना चाहिए, हर विचार के लोग प्रोफेसर बने, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर मजहब के लोग, तभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनेंगे और बचेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर देश और समाज कैसा बन जाएगा? कल को उनकी पार्टी चुनाव हार गई और उनकी विचारधारा के लोग सरकार में रहेंगे तो 30 साल तक 30 बैच को अपनी विचारधारा पढ़ाते रहेंगे। तो हर तरह के विचार तो छात्रों तक जाने चाहिए। हम विद्यार्थियों के बीच में जब जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हर किस्म के विचार को पढ़ो। फूले अंबेडकर पेरियार को भी पढ़ो, गांधी नेहरू भगत सिंह को भी पढ़ो, लोहिया कांशीराम को पढ़ो, तो आप गोडसे गोलवलकर को भी पढ़ो। हम एकेडमिया के लोग पढ़ने के लिए इन बातों को कहते हैं। किसी विचार पर ताला नहीं लगाया जा सकता, और इसलिए हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आपके देश की शिक्षा व्यवस्था को एक विचारधारा के रंग में रंगा जा रहा है। तो सेल्फी पॉइंट और उसके बाद फिर नियुक्तियां, सबसे करप्ट नियुक्तियां होती हैं। क्यों ना यूपीएससी की तरह एक एग्जाम कराया जाए। यहां इंटरव्यू बोर्ड में कौन बैठेगा ये ऊपर प्रिंसिपल और वाइस चांसलर तय कर रहा है। प्रिंसिपल और वाइस चांसलर, अब जैसे ना सोचिए नियुक्तियों में भ्रष्टाचार क्या है। मान लीजिए मैं आपको प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी हुई, जगह जमीन गिरवी रख करके, गहना गुड़िया गिरवी रख करके, सैकड़ों हजारों लोगों की उम्मीदों को कंधे पर लाद करके, इलाहाबाद, दिल्ली, तमाम जगहों पर 10 बाय 10 के कमरे में तपस्या करके हमने डिग्री हासिल की, हमने पढ़ाई की और प्रोफेसर बनने के मुहाने पर खड़े हो गए। तो हमारी किस्मत का फैसला कौन कर रहा? जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठा है। तो इंटरव्यू बोर्ड वाला कौन बैठेगा, इसका फैसला कौन कर रहा? प्रिंसिपल कर रहा है। प्रिंसिपल कौन बनेगा, इसका फैसला कौन कर रहा? वाइस चांसलर, डीन और रजिस्ट्रार कर रहे मिलकर के। अच्छा, इनका फैसला कौन कर रहा? आरएसएस कर रहा। आरएसएस का फैसला कौन कर रहा? सरकार का बैकअप है, जिसका नाम ऊपर से भेज दिया गया, शिक्षा परिषद और इन तमाम तरह के लोगों को, उनको आरएसएस से बनाया जाए। और आज की तारीख में दिल्ली विश्वविद्यालय में सीबीआई जांच और ईडी जांच कराई जाए। नियुक्ति अगर किसी की होती है तो नियुक्ति के पहले किसका फोन उस सिलेक्शन कमेटी के बोर्ड मेंबर्स को आया, कहां से पर्ची आई, फोन की जांच हो, उनके ऑडियो की जांच हो, व्हाट्सएप कॉल की जांच हो, उनके मैसेज की जांच हो। थोड़ा सीबीआई ईडी इस समय तो खाली होगी, अभी तो चुनाव में टाइम है। देश के नागरिक क्या इस बात को लेकर के जागरूक नहीं होंगे कि आपके विश्वविद्यालय में कौन और कैसे नियुक्ति पा रहा है? कोई 30 साल तक प्रोफेसर बना रहेगा और आपको चिंता नहीं है कि वो कैसे बन रहा। हम आपको बताने आए कैसे बन रहा। तो इस तरह का जब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो मनपसंद आदमी को जब सिलेक्शन कमेटी में भेजा जाएगा तो उसे जो कहा जाएगा वही वो करेगा। और 100% वेटेज सिलेक्शन कमेटी के पास होता है। एक पन्ने पर आखिर में 1.5 मिनट 2-2 मिनट के इंटरव्यू होते हैं। 20 साल की पढ़ाई आपको 2 मिनट के इंटरव्यू में नाप ली जाती है, केवल औपचारिकता निभाकर। मैं एक विस्तार से किताब लिख रहा हूं, ठेके पर प्रोफेसर, बहुत जल्दी वो किताब लेकर आपके बीच में आऊंगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब एक पन्ने पर लिख के दे दिया कि इस सीट पर इनकी नियुक्ति हो गई, उसे बताने की जरूरत ही नहीं। ऐसा नियम और कानून उन्होंने बना रखा है। क्यों नियुक्ति हुई, क्यों बाकी की नहीं हुई, किस आधार पर हुई, किस आधार पर किसी को निकाला, और चुपचाप अपनी विचारधारा के लोगों को अंदर बिठा दिया। एक तो ये इस तरह का पूरा मामला बन गया, और दूसरी तरफ सिलेबस बदला जा रहा है। कुछ दिन बाद की किताबों में एक सिलेबस होगा। देश के नागरिकों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए इस बात को। एक सिलेबस होगा कि अंडमान निकोबार की जेल में कैद एक देशभक्त, जब रात में अंधेरा होता था तो एक बुलबुल आती थी और इस बुलबुल के पंख पर बैठकर पूरे भारत का भ्रमण कर लेते थे और फिर वापस अपने कैद खाने में चले जाते थे। ये नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में चैप्टर 1 होगा। चैप्टर 2 होगा कि नाली की गैस से कैसे चाय बना सकते हैं,
चैप्टर 3 होगा कि बादल आने पर रडार कैसे काम नहीं करता है। चैप्टर 4 होगा इतिहास का, कि जिसमें विवेकानंद और कबीर सब साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 होगा कि कैसे जो है डिग्री फर्जी बनवा सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। सिलेबस इस दिशा में जा रहा है। धर्म और संस्कृति का शिक्षा के ऊपर हमला होता जा रहा है। शिक्षा तो मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछता हूं। आपके बच्चे अगर घर में पूछेंगे कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, तो आप क्या बताएंगे? ये मेरा सवाल आपसे। या आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनकी स्कूल की किताब में क्या लिखा है कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? राहु और केतु वाला, मंगल को ये निकल गया, वो निकल गया, ये तो नहीं पढ़ाते ना आप। शिक्षा मुक्त करती है। शिक्षा एक विचारधारा की नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का सिलेबस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे लगे कि किसी के खिलाफ नफरत भरा जा रहा है। पहले अगर ऐसा हुआ तो भी गलत है, लेकिन अब तो देश को आगे बढ़ना है ना, तो पहले की गलतियों को ठीक करने के लिए दूसरी वाली गलती करने दे रहे हैं आप। सिलेबस चेंज हो रहा है। सिलेबस में एक किस्म की संस्कृति को हावी किया जा रहा है। जैसे अमीर खुसरो हिंदी में पढ़ाए जाते थे, अब अमीर खुसरो को दिल्ली विश्वविद्यालय ने निकाल करके चंद बरदाई का, पृथ्वीराज रासो का प्रकरण लगा दिया। कबीर के वे दोहे जो समाज को बेहतर दिशा में दिखाते हैं, तर्क, विवेक और वैज्ञानिकता की बात करते हैं। कबीर के वे दोहे जो समाज को बेहतर और मोहब्बत की दिशा में ले जाना चाहते हैं, उसको हटा करके कबीर के हठयोग के दोहे लगा दिए। सिलेबस आपका बदल गया। और आपको तो चिंता अपने बच्चों की है नहीं। आपने फीस भर दी, बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, आपको उसका मतलब ही नहीं। और डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाली पढ़ाई और तरह की पढ़ाई महंगी हो गई, कई गुना फीस महंगी हो गई। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से 10 साल पहले जिस कोर्स की फीस 4,000 रुपए थी, आज वो 40,000 50,000 रुपए हो गई। आमदनी कितनी बढ़ी आपके जेब की। और ये नई शिक्षा नीति का प्राइवेटाइजेशन इसी तरह से किया जा रहा है। और सिलेबस में एक विचारधारा की चीज को भरा जा रहा है। नियुक्ति हो नहीं रही है। नियुक्ति जो हो रही है वो एक विचारधारा के कैडर प्लेसमेंट सेंटर की तरह हो रही है। और शिक्षा महंगी हो रही है। खेत खलिहान के पगडंडियों से निकल करके, सड़क चौराहे की गलियों से होते हुए, कोई उम्मीदों को अपने कंधों पर सजाए, कोई पीढ़ियों के सपनों को पूरा करने के ख्वाबों को आंखों में भरकर जब किसी स्कूल की दहलीज पर कोई बेटा या बेटी कदम रखते थे, तो ऐसा लगता था कि अब समाज और पीढ़ियों का दर्द वो दूर कर देंगे। उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी जो उन्हें बेहतर नागरिक बनाएगी, आजाद ख्याल नागरिक होंगे। वो अच्छा सोचेंगे, वो समाज को बेहतर दिशा में ले जाएंगे। और हम अपने बच्चों को किस दिशा में ले जा रहे हैं? स्कूल में तमाम तरह के धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास की चीजें। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, लड़कियों का हॉस्टल जिस जमीन पर होना चाहिए उस पर वो गौशाला बना दिया। आप अगर आपको इसमें दिक्कत नहीं है, तो फिर इसका मतलब बधाई हो आपको कि आप बहुत अच्छे नागरिक बन चुके हैं और आप डिजर्व करते हैं ऐसी सरकार और ऐसी नीतियों को। मैं केवल शिक्षा पर बात कर रहा हूं अभी। अगर आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है और कैसे करता है, और विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कैसे अपने अपने यहां पर कैडर भर रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कह दिया कि अगर आप कैंपस के भीतर प्रोटेस्ट इस जगह पे करेंगे तो 20,000 रुपए जुर्माना होगा। वो वही विश्वविद्यालय थे जहां इंदिरा गांधी का विरोध हुआ, राजीव गांधी का विरोध हुआ, मनमोहन सिंह का विरोध हुआ। अब विश्वविद्यालय डिस्कोर्स के अड्डे होते थे। जेपी आंदोलन ने इस देश के नौजवानों से एक उम्मीद की थी कि जब नौजवान सड़क पर आता है तो एक बदलाव और एक क्रांति की बात लेके आता है। उसका बदलाव और चीजें समाज को बेहतर बनाने के लिए होती हैं। और शिक्षा, अगर जो शिक्षित होगा वो सवाल करेगा, विवेकवान होगा, वो पूछेगा कि आपने जो कहा वो किया कि नहीं, आप जो जिस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं उस दिशा में देश का भविष्य अच्छा होगा कि नहीं होगा, उसका विवेक काम करेगा ना। और विवेक शून्य भीड़ अगर तैयार करेंगे आप अपने समाज में, तो उससे क्या होगा? सेल्फी पॉइंट बनेंगे तो और सेल्फी ली जाएगी ना। नियुक्ति प्रोसेस और इस तरह की चीजें अगर होंगी, सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस में इस तरह की चीजें लगाई जाएंगी जो एक विचार एक धर्म को मानने वाली हैं। और जरा एनसीईआरटी के सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें जरा देख लीजिए किसको निकाला गया, किसको बाहर किया गया। कितना अच्छा है विश्वविद्यालय में अगर आपको सिलेबस चेंज करना है तो एक चैप्टर पर अंबेडकर पढ़ाइए, दूसरे पर सावरकर पढ़ाइए, अगले पर गांधी पढ़ाइए, उसके अगले पर भगत सिंह पढ़ाइए, फिर गोडसे गोलवलकर भी पढ़ाइए, सब पढ़ाइए। हम तो ये कह रहे हैं।
आप अंबेडकर को निकाल देंगे और गांधी को हटा देंगे और उसके बाद गोडसे गोलवलकर को पढ़ाएंगे, तो आपको क्या इस बात से समझ में नहीं आता कि आपकी शिक्षा व्यवस्था पर किस कदर हमला है? ठेके पर जो शिक्षक रखे जा रहे हैं, स्कूलों में संविदा पर रखे जा रहे हैं, उनको कोई सम्मान नहीं, कोई बराबरी का हक नहीं। कभी बीएड वाले आंदोलन कर रहे हैं, कभी बीटीसी वाले आंदोलन कर रहे हैं, कभी शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं, कभी 69,000 शिक्षक भर्ती वाले आंदोलन कर रहे हैं, और शिक्षक लाठी खा रहे हैं। इस देश में छात्रों पर यूएपीए जुर्माना लगाया जा रहा है। तो अगर विद्यार्थी और प्रोफेसर भी अपने समाज की बेहतरी के लिए बोल नहीं पाएंगे, तो उनके कक्षाओं से नागरिक गुलाम पैदा नहीं होंगे। ये आपके, और इसलिए वो सेल्फी पॉइंट से, सिलेबस चेंज होने से, प्राइवेटाइजेशन से और इंक्लूसिवनेस से दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के जो जितने बच्चे हैं, उनके साथ क्या भेदभाव कैंपस में रुक गया? क्या आपको रोहित वेमुला पायल तड़वी नहीं हो रहा? क्या आपने वो खबर नहीं देखी कि आईआईटी से 13,000 एससी एसटी ओबीसी बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं? क्यों छोड़ रहे हैं भाई? क्योंकि भीतर का माहौल घोर जातिवादी, घोर एलीट, घोर सांप्रदायिक होता जा रहा है। और अगर शिक्षा सांप्रदायिक हो गई तो देश को बचाएगा कौन? भूल गए वो प्राइमरी स्कूल की टीचर, प्राइवेट स्कूल की, जिसने एक मुस्लिम लड़के को उसी के साथ पढ़ने वाले बच्चों से पिटवाया कि इनको तो ऐसे ही पीटना चाहिए। वो एक सैंपल था। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, जो शिक्षा का पूरा भगवाकरण है, ये देश और समाज को पूरी तरह से बर्बाद करने की एक जमीन तैयार कर देगा। और इस वाक्य को जरा कहीं नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। आपके देश में अगर शिक्षक तटस्थ, निष्पक्ष, आजाद ख्याल, हर विचारधारा के खुले मन से अगर अकादमिक संस्थाओं में नहीं होंगे, शिक्षक डर जाएंगे, तो इस वाक्य को कहीं लिख लीजिएगा। एक डरा हुआ शिक्षक एक ऋण विहीन विद्यार्थी बनाता है, जो बाहर निकल करके एक मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाएगा। और वो एक भीड़ में तब्दील हो जाएगा, जिसकी भीड़ का इस्तेमाल अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए नेता करा करेंगे। वो नेता जिनका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन होगा, जिनका बेटा बेटी विदेश के किसी अच्छे स्कूल और कॉलेज में डिग्री पा रहे होंगे, वो किसी बड़े कारपोरेट घराने में काम करेंगे, करोड़ों लाखों रुपए कमाएंगे, और वही नेता आपके बच्चों को कहेगा कि अब भीड़ इस रुख में चले जाओ, और आपके बच्चे उस भीड़ में शामिल होकर अपना सब कुछ बर्बाद करने के लिए उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। विचार करिएगा कि इन सब चीजों को लेकर आप कितने सजग हैं, कितने जागरूक हैं, और कितना आप इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम तो अब कहते हैं, शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।